वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 22 जून 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आपने अपना वीकेंड जो है, संडे जो है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम गुड लक के साथ। हम सबको गुड लक पसंद है, लेकिन क्या हमें इसकी रेसिपी पता है कि गुड लक जो है उसको कैसे बनाया जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। डिलिजेंस का मतलब है कि आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% दें, केयरफुली करें, फोकस्ड तरीके से करें, और गुड लक जो है वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ये स्मार्ट कोर्स जो है ये प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद कर सकता है। आज के लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और उसके बाद न्यूज़ आइटम के बारे में बात करेंगे। इसमें ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो इंडिया चाइना के ऊपर हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये मास्क के ऊपर है, और लास्ट में जो आर्टिकल है वो अनलॉकिंग के बारे में है, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो आज हमें द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। ये आर्टिकल जो है ये एक एक्स डिप्लोमेट ने लिखा है। उन्होंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। सिंस 1959 व्हेन इंडिया चाइना रिलेशंस sharply deteriorated, India has known that it has two geopolitical adversaries. 1959 से भारत और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी डिटीरियोरेट यानी कि इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई, शार्पली, राइट, बहुत ख़राब हो गई। और तब से भारत को इस चीज़ का एक बात का एहसास हो गया है कि हमारा एक नहीं, हमारे 2 दुश्मन हैं। एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान हमारे देश का एक दुश्मन देश है, लेकिन ये वाला आर्टिकल जो है, थर्ड आर्टिकल, डोंट डिफर टू चाइना, इस आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, और इस पॉइंट्स को अगर हम समझ लें तब हमें पता चलता है कि दोनों दुश्मनों को अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। चाइना के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। चाइना ने कितने अलग अलग तरीके से भारत को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब ने ये बताया था कि ये जो इंस्टीट्यूशन फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में एड्रेस करते हुए, मई 2020 की बात है, उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी रिमेन्स अलाइव टू ए 2 फ्रंट वॉर। भारत की जो आर्मी है वो 2 फ्रंट वॉर की तैयारी ही करती आई है, और 2 फ्रंट वॉर जो हैं उसके बारे में जानती है। 2 फ्रंट यानी कि एक ये फ्रंट हो गया और ये दूसरा फ्रंट हो गया, तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, दोनों तरफ एक साथ झगड़ा हो सकता है, या फिर एक वॉर हो सकता है। तो इसके लिए आर्मी जो है वो प्रिपेयर्ड है, ऐसा हमारे जनरल साहब ने बताया है। आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने ये बताया, आर्मी स्टाफ के चीफ ने। Whenever India has forgotten that it has two antagonists and let its guard down, it has paid dearly for it. जब जब ये बात, ये 2 फ्रंट वाली बात, या फिर हमारे 2 दुश्मन देश हैं, हमारे पड़ोस में 2 दुश्मन देश हैं, ये बात जब जब इंडिया भूल चुका है या फिर भूल गया है, उस टाइम पर भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। फॉर एग्जांपल 1962 और 1971 की बात है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 1962 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। पहले जो हमने मिस्टेक्स की थी 1962 में, ये मिस्टेक्स जो हैं, ये सारी मिस्टेक्स आज ये जो करंट सिचुएशन चल रही है भारत और चाइना के बीच में, तो उसमें हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में वुहान में एक समिट हुई थी अप्रैल 2018 में। उस समिट में दोनों नेताओं ने बहुत एक इनफॉर्मल डिस्कशन की, और उसके बाद रिलेशनशिप में काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये थर्ड आर्टिकल जब से मैंने पढ़ा है तब से मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें जो हैं, भारत कोशिश करता आया है, भारत ने बहुत सारी कोशिश की, भारत ने जेन्युइनली चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन बार बार चाइना जो है
वो पीठ में खंजर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक दगा देने का काम जो है वो चाइना करता आया है। मामलापुरम में भी ये जो शी जिनपिंग साहब हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, उस टाइम पर भी काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, लेकिन ये सारी डिस्कशन की वजह से हुआ ये है कि हमारे जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानिंग के जो पर्सनल हैं, उसकी जो टीम है, वो कहीं ना कहीं ये दोनों मीटिंग्स की वजह से उनको लगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं। और यही जब हमें फील होने की शुरुआत होती है कि सारी चीज़ें ठीक चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तभी कुछ चाइना जो है वो कर देता है। ये चीज़ 1962 में भी हुई थी। इंडिया चाइना इंटरैक्शंस लीडिंग अप टू the 1962 China-India war, India has demonstrated friendliness without reciprocity and firmness without force. उस टाइम पर क्या हुआ कि हम फ्रेंडशिप के बारे में बात करते थे, हम चाइना को ये देते थे, वो देते थे, लेकिन उनकी तरफ से रेसिप्रोसिटी यानी कि गिव एंड टेक। आप दो फ्रेंड्स जब होते हैं तो आप अपने फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट करते हैं, जब उनका बर्थडे होगा देन यू एक्सपेक्ट कि वो भी आपको इनवाइट करें। आप उनको खाना खाने के लिए बाहर ले गए, देन यू एक्सपेक्ट कि वो भी कभी आपको इस प्रकार की ऑफर्स करेंगे। लेकिन यू रियलाइज़ कि आप उनको बार बार बाहर ले जाते हैं, फिल्म में ले जाते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको जब बाहर जाना होता है देन ही और शी विल टेक समवन एल्स। तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो फ्रेंडशिप है ये वन वे है। हम सब सारी चीज़ें हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से उतनी ही वार्मथ हमें देखने को नहीं मिल रही। सेम थिंग गोज़ विथ इंडिया एंड चाइना। बार बार ये चीज़ होती रही है, और ये कोई एक सरकार की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नेहरू सरकार की बात नहीं है, या फिर कांग्रेस की बात नहीं है, या सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, राइट। इट्स अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। और भारत सरकार की जो मिस्टेक्स हैं वो यही हैं कि हमने बार बार चाइना के ऊपर भरोसा किया है। फर्मनेस विदाउट फोर्स, फर्मनेस विदाउट फोर्स यानी कि नेहरू जी जो हैं वो उनका ये भी कहना था कि अगर हम मीन्स उनके पास ऐसा रिलायबल सोर्स था, वो कहते थे कि मेरे पास ऐसा रिलायबल सोर्स है कि अगर हम कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर हमारे सोल्जर्स जो हैं वो थोड़ा एक फर्म स्टैंड लेंगे तो भी चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ऐसा एक रिलायबल सोर्स मेरे पास है कि कुछ नहीं होगा, डरिए मत, अगर चाइना यहाँ तक आ चुका है या फिर आ रहा है तो कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें उस टाइम पर हो रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 50s। तो ना तो नेहरू साहब ने, ना तो कृष्णा मेनन जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है कृष्णा मेनन साहब, मिस्टर मेनन। तो मिस्टर मेनन जो हैं उन्होंने भारत के उस टाइम के हमारे एम्बेसडर थे, तो एम्बेसडर साहब को बुलाया और एम्बेसडर साहब को कहा कि आप ब्रीफिंग दीजिए कि पाकिस्तान जो है वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। ध्यान रखिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू फ्रंट थिंग। तो उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर ने मीन्स वहाँ के भारत के जो हमारे भारत के हाई कमिश्नर बेसिकली जो पाकिस्तान में थे, तो उनको बताया कि आप हमारी आर्मी जो है उनको ब्रीफिंग प्रोवाइड कीजिए कि आप क्या क्या जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती है और पाकिस्तान कैसे हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हम क्या करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, वहाँ उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर हमारे जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने बताया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मीन्स के पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसा कोई माहौल जो है वो नहीं बन रहा है। तो उस टाइम पर मेनन साहब जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना था, और इनफैक्ट हमारे उस टाइम पर जनरल PN थापर थे, तो उनका भी कहना था कि पाकिस्तान नहीं, चाइना से हमें बचकर रहना चाहिए। चाइना जो है वो हमारे ऊपर एक अटैक कर सकता है, लेकिन सेम जस्ट लाइक नेहरू जी, कृष्णा मेनन साहब ने भी ये बताया कि उनके पास एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि चाइना जो है वो रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर हम कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत हम शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे तो फिर चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस प्रकार की एक मेंटालिटी के साथ, इस प्रकार की एक बिलीफ के साथ हम चल रहे थे और विश्वास रखकर हम चल रहे थे कि अगर कोई ख़तरा है तो पाकिस्तान से है, चाइना से किसी भी प्रकार का ख़तरा जो है वो हमें नहीं है। यही हमारी सोच थी। और ऑल ऑफ द सडन 1962 में क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, डिफेंस में हमने भी रिएक्ट किया। सिचुएशन ऐसी थी कि उनके 6 सोल्जर्स और हमारे 1 सोल्जर्स, तो इस प्रकार का रेशियो था 6:1 का। और ये चीज़ के बारे में
जनरल पीएन थापर ने ऑलरेडी कृष्णा मेनन साहब को बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट। On 20th October 1962, People's Liberation Army struck simultaneously all along the India-China frontier, a more smacking of long preparation. एक लंबे टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और आर्मी पर्सनल बताते भी आए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और आप देखिए पूरी जो हमारी एलओसी है, रफली स्पीकिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक युद्ध हुआ। उस टाइम उसके बाद युद्ध होने के बाद जो हमारे नेहरू साहब हैं उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को, और पत्र में ये बताया कि ये सिर्फ एशिया में अपनी लीडरशिप स्थापना करने की एक बात नहीं है कि चाइना ने ये जो एक स्टैंड लिया है, भारत के ऊपर अटैक किया है, तो सिर्फ ये एशिया के बारे में नहीं है, ये वर्ल्ड लीडरशिप के लिए एक रेड फ्लैग है कि ये एक फर्स्ट स्टेप लिया है चाइना ने, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और लॉन्ग टर्म विजन चाइना का जो है वो है वर्ल्ड लीडरशिप के जो एक जो चेयर है वहाँ पर बैठना, कि वो वर्ल्ड का लीडर बने, उसकी शुरुआत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बाद में की। तो फिलहाल हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे थर्ड आर्टिकल में। दो आर्टिकल्स मिक्स ना हो जाए चाइना के बारे में। फिर से अगर मैं जो दूसरा आर्टिकल है, जो थर्ड आर्टिकल है और चाइना के ऊपर सेकंड आर्टिकल है, तो मैंने सोचा कि बीच में मास्क वाला एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर एक एक इंटरवल मिल जाए आपको एक टॉपिक में से, राइट। ओके, तो मास्क के बारे में मैंने एक चीज़ बार बार बताई है, और जहाँ तक मेरी समझ है, राइट, जहाँ तक मुझे पता है, तो सिर्फ मास्क पहनना जो है वो पर्याप्त नहीं है। मास्क एटिकेट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आपके हाथ इन्फेक्टेड हैं और इसी इन्फेक्टेड हाथों से आप आइज़ को रब करेंगे या फिर नोज पिकिंग करेंगे या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर व्हाटएवर, राइट, आप खाने की कोशिश करेंगे, मास्क ऐसे ही आपने निकाला और कुछ खा लिया, लेकिन आपके हाथ जो हैं वो अच्छे नहीं थे, या फिर आपने गंदे हाथों से, इन्फेक्टेड हाथों से अपने मास्क को टच किया, तो मास्क भी इन्फेक्ट हो सकता है, इज़न्ट इट। तो सिर्फ मास्क पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्क एटिकेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो दैट इम्पोर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली मास्क पहनना, इसके बारे में हमें बताया जाता है, हम किसी को कॉल करते हैं तो कोरोना वायरस की एडवर्टीजमेंट भी हमें सुनने को मिलती हैं, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी अलग अलग डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मास्क एटिकेट्स के बारे में, मास्क क्यों पहनना चाहिए, इसकी इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ों के इन्फोग्राफिक्स जो हैं ये और जनरेट करने चाहिए सरकार को, और एक अवेयरनेस जनरेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है कि शहरों की बात अलग है, आप गांव में जाइएगा, राइट, यू विल फाइंड गांव में बहुत कम लोग मास्क या ऐसी कोई चीज़ पहनते हैं। मीन्स वहाँ पर ऑफ कोर्स कोरोना वायरस नहीं आया है, हमें पता है कि हमारा जो गांव है वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन मास्क पहनना जो है ये हमारी एक आदत बननी चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम कि हर कोई, क्यों वो नहीं पहन रहे हैं, वो इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि आपने उनको अवेयर नहीं किया है। तो अवेयरनेस इज़ द की, चाहे सिटी एरिया हो, चाहे आपके एरिया में 0 केस हो, 1 केस हो, यू डोंट नो, आप इस कोरोना वायरस को नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ वेयर अ मास्क। तो इसके ऊपर कम फोकस किया गया है। इमरजेंसी के टाइम पर जो हार्ड एविडेंस है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। इनडायरेक्ट एविडेंस और कन्वेंशनल विजडम, जो हमारी सामान्य बुद्धि हमें कहती है कि मास्क पहनना जो है उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ऑफकोर्स मास्क से जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके कांटेक्ट में आप नहीं आएंगे, माउथ या फिर नोज़ के माध्यम से वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके बॉडी में एंटर करने के जो चांसेस हैं वो 90%, 95% जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। अब WHO और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं, वो परसेंटेज निकालने की बात है कि एग्जैक्टली कितने % हमारी हेल्प होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर 1% भी हेल्प होती है तो कोई मास्क पहनना जो है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मास्क अगर आपके पास नहीं है, लेट्स से N95 मास्क नहीं है, तो आप एक जो हमारा हैंकरचीफ है, जो रुमाल है, उसको भी हम उसको भी हम, दुपट्टा है, रुमाल है, ये सारी चीज़ें भी हम पहन सकते हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। होममेड मास्क बनाने की भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन
ऐसी कोई चीज़ जो है पहनना, माउथ कवर जो है बेसिकली पहनना, जिसको हम कहेंगे मास्क, तो मास्क पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. It is such indirect evidence and conventional wisdom that inspired nationwide lockdown. Nationwide lockdown हमने क्यों किया? जब हमने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया 25 मार्च 2020 से, तो उस टाइम पर बहुत कम देश लॉकडाउन में थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन में नहीं थी. लेकिन उस टाइम पर भारत को यही बेस्ट लगा कि लॉकडाउन जो है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम घर में रहेंगे तो फिर ये केसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे. टू एन एक्सटेंट इट हैज़ हेल्प्ड. लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है था कि 100% केस आगे ही नहीं बढ़ेंगे. हाँ, कोशिश तो यही थी कि एक भी केस जो है वो आगे ना बढ़े, यही हमारी कोशिश थी. लेकिन केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, और ऐसे टाइम में मास्क पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली ये वाला आर्टिकल जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है. WHO जो है उनका भी एक नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के इस प्रकार के पेंडेमिक के टाइम पर इनको कैसे रोका जा सकता है, तो उसमें भी WHO जो है वो मास्क पहनना जो है वो रेकमेंड करता है. अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ये जो एक मास लेवल मेजर है उसको हमने एक पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर के तौर पर अनाउंस कर दिया है कि मास्क पहनना जो है वो मेरी सुरक्षा के लिए है, मासेस के लिए नहीं. मासेस यानी कि पूरे देश के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हमें मास्क पहनना है. हमारे लिए तो पहनना ही है, लेकिन जब हम मास्क पहनते हैं तब हम अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी बचाते हैं. कैसे? हमारे अंदर कोई हम जब मास्क पहनते हैं तब बाहर से कोई इन्फेक्शन हमें नहीं लगता और हमसे किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं लगेगा. और इनडायरेक्टली ये जो आपका बिहेवियर है, मास्क पहनने वाला बिहेवियर जो है वो दूसरे लोग भी देखेंगे तो इसको फॉलो करेंगे. कई ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी शर्म आती है. हेलमेट पहनने में लोग शर्माते हैं कि यार अकेले मैं पहनकर घूमता रहता हूँ, अगर कोई और भी पहने. तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, 3-4 लोग जो हैं या फिर 10 लोग मिलकर कोई चीज़ करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाती है. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हश पपीज़ नाम के शूज़ का नाम आपने सुना होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. तो हश पपीज़ जो है वो कंपनी बंद होने वाली थी, वो कम्प्लीटली बंद हो जाने वाली थी क्योंकि वो चल ही नहीं रही थी. ऑल ऑफ द सडन न्यूयॉर्क में, एक छोटे से न्यूयॉर्क के एरिया में छोटे बच्चों ने वो जूते जो हैं वो पहनने की शुरुआत की. उसमें से स्कूल में वो पहन कर गए तो कुछ दूसरे बच्चों ने देखा तो उनको लगा कि ये काफ़ी कूल है, तो उन्होंने भी पेरेंट्स को बताया कि हमें यही जूते चाहिए. और ऑल ऑफ द सडन एक साल में हश पपीज़ जो हैं उनके स्टोर्स प्रॉफिट में आ गए और आज हश पपीज़ के जूते जो हैं बाटा के शोरूम और दूसरे शोरूम्स में मिलते हैं हमें. तो कुछ लोग भी अगर इसकी शुरुआत करेंगे, अगर हम ये मानकर चलेंगे कि कोई और करेगा तो फिर वो कोई और जो है वो कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा. तो बेसिकली मास्क पहनना जो है उसको और ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए. और चेक रिपब्लिक जो देश है उन्होंने तो बहुत एक लंबे टाइम से ही मास्क को मैंडेटरी बना दिया था. आजकल महाराष्ट्र की सरकार, यूपी होम मिनिस्ट्री ने भी ये बताया है कि मास्क पहनना जो है वो इम्पोर्टेंट है. न्यूज़पेपर में, एयर टाइम में मास्क एटिकेट्स, मास्क के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए. सिर्फ मास्क पहन लो ऐसा मत कहो, उनको बताइए कि मास्क कैसे पहनते हैं, कौन कौन से अलग अलग चीज़ों को आप मास्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मास्क एटिकेट्स क्या है, हाइजीन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताना होगा. मूविंग ऑन टू ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इट्स अगेन अबाउट इंडिया एंड चाइना. बेसिक चीज़ें आप जानते हैं तो मैं कोई बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा. कुछ टाइम पहले यूपीए सरकार के टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे शिवशंकर मेनन साहब. तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि चाइना के खिलाफ जो हैं वो हमें ऐसा कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना चाहिए, हमें उनसे कोऑपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. इस आर्टिकल में ये बताया है कि यही जो हमारी एक मानसिकता है, ये एक वीक माइंडसेट हमारा रहा है कि हमने चाइना को हमेशा खुश करने की कोशिश की है. चाइना के साथ जब भी कोई इश्यू होता है तब हम उनके साथ बातचीत करने में टाइम वेस्ट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक देने चाहिए. द थिंग इज़ कि हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करें तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान जो है वो एक माइनर न्यूसेंस है, लेकिन चाइना जो है एक लंबे टाइम से शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर कंसिस्टेंटली अटैक करते रहा है. उन्होंने हमारा अक्साई चीन जो है वो छीन लिया है. अक्साई चीन में सिर्फ उन्होंने ये एरिया हमारा छीना नहीं है, वहाँ पर उन्होंने ऑल वेदर रोड भी बनाया है. एक एरिया हमारा उन्होंने छीन लिया, उसके ऊपर वो एक रोड बना रहे हैं.
वो हमारी जो हमारा धैर्य जो है, या फिर हमारी जो एक व्हाट वी से द राइट वर्ड इज़, जो बेस्ट वर्ड मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि भारत की जो सोल है, हमारी जो रूह है, उसके ऊपर एक पाँव रखने की कोशिश कर रहा है। कि देखिए, हमने आपका एरिया छीना और आप ही के एरिया में हम एक ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, आप क्या कर लेंगे? गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट, वी नो कि ये वाला पोर्शन जो है वो फ़िलहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में है। लेट मी शो यू क्विकली, यहाँ पर एक मैप डाल देना चाहिए था मुझे। ये वाला पोर्शन, राइट, ये गिलगित बल्तिस्तान रफली स्पीकिंग इतना पोर्शन है। यहाँ पर वो खुलेआम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना रहे हैं। हमने उसका विरोध किया है, इस चीज़ का विरोध किया है हमने, लेकिन हमने क्या कर लिया? वो जानते हैं चाइना जो है, चाइना को अब ये लगने लगा है कि भारत जो है वो कुछ नहीं कर सकता। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात करें तो अकेला एक ऐसा देश जो खुलेआम हमारा विरोध करता है कि भारत को एनएसजी का मेंबर नहीं बनाना है, और फिर भी हम उनके साथ डिस्कशन करने के बारे में सोचते हैं कि लंबे टाइम से 10 साल लगे, 10 साल से भी ज़्यादा वक्त लग गया। मसूद अजहर कितना बड़ा टेररिस्ट है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चाइना बार बार उसको बचा रहा था। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर मिलिट्री के रिलेशनशिप है उनके। पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्ट करता है, उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। हमारे नेबरहुड में भी पाकिस्तान जो है वो अलग अलग जो हमारे मित्र देश हैं, नेपाल के कान भरने की कोशिश, फिर बांग्लादेश को बड़े कंसेशंस देना, श्रीलंका में पहुंच जाना। मालदीव्स में तो अभी सरकार बदल गई, वरना इससे पहले की जो सरकार थी वो सरकार तो क्लियरली प्रो चाइना ही, उनके कठपुतली की तरह वो काम करते थे। ट्रेड बैलेंस में लगभग रफली स्पीकिंग $50 बिलियन का इम्बैलेंस है। हम उनको कुछ 15-17 बिलियन डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और वो यहाँ पर 60 उससे भी ज़्यादा $70 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो $50 बिलियन ज़्यादा वो हम $50 बिलियन की आइटम्स जो हैं उनसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो ये एक ट्रेड इम्बैलेंस है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो यहाँ पर बेचता है, जब वही प्रोडक्ट्स हम यहाँ से वहाँ पर बेचते हैं उसी आइटम्स को, तब हमारे ऊपर वो मीन्स एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारा जो भारत से इंपोर्ट है उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलग अलग टाइम पर वो हमारी ज़मीन भी धीरे धीरे करके स्लाइसेस में छीन रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे टाइम से करते आया है। तो ये क्या कोई एक फ्रेंडली कंट्री के बिहेवियर हैं या फिर उनके लक्षण हैं? ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है, स्ट्रेटेजिक दुश्मन, जो हमारे साथ डिनर भी करता है, डांस भी करता है, और उसके बाद हमें खंजर भी मारता है। तो ये एक ऐसा देश है चाइना। तो अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया है कि अब हमारी आंखें जो हैं वो खुल जानी चाहिए। जब शी जिनपिंग यहाँ पर आए थे 2014 में, तो उस टाइम पर भी वहाँ पर लद्दाख में जो हैं वो चुमूर एरिया में चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो आ चुके थे। वुहान और मामलापुरम जैसी मीटिंग्स भी की हमने, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब कोर्स करेक्शन, अब हमें चीज़ों को बदलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अपग्रेड करना चाहिए। चाइना इससे नाराज़ होगा, चाइना इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। चाइना की कैपेसिटी देखिए, वो लगभग 5 लाख जितने अपने सैनिकों को कुछ ही दिनों में LAC पर भेज सकता है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। हम यहाँ पर बहुत ही पीछे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। हमारे यहाँ पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में सालों लग जाते हैं। 2011 में कोई एक डिसीजन लिया गया था, लेकिन उस डिसीजन को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ सालों के बाद अप्रूवल दिया। तो ऐसी जो एक लथार्जी है, ऐसी स्पीड से आप चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। थर्ड थिंग इज़ अलग अलग लेवल के ऊपर, क्वाड में हम है ही, तो क्वाड को और ज़्यादा एक्टिव बनाना, हांगकांग के टॉपिक के बारे में बात करना, उनको सपोर्ट करना, ताइवान, तिब्बत, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चाइना के भी पॉइंट हैं। साउथ चाइना सी के देश जो हैं वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। फिर चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर एक कैलिब्रेटेड मैनर से इसका रिडक्शन करना, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक बार लगा देना, और WHO जैसे प्लेटफॉर्म में ये बताना और इस चीज़ को सपोर्ट करना कि ये जो कोविड-19 है इसकी थरो इंक्वायरी हो। तो ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम चाइना को घेर सकते हैं। मूविंग ऑन टू रिटर्निंग टू द सिटी। अब लॉकडाउन जो है वो खुल गया है।
जैसे लोग वापस अपने घर चले गए थे, खास करके जो मज़दूर हैं, तो अब वो वापस आएंगे उन जगहों पर जहाँ पर वो पहले काम कर रहे थे। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिमांड्स जो हैं वो काफ़ी धीरे धीरे अप जा रही हैं। टू व्हीलर्स की भी डिमांड जो है उसमें हमें एक बूस्ट देखने को मिला है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वक्त आ चुका है कि जो गांव चले गए थे लोग वो वापस सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में जाएंगे, फैक्ट्रीज में फिर से काम करने की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए, अनलोडिंग अनलोडिंग के लिए हमें मज़दूरों की आवश्यकता है, होम डिलीवरी के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है। पंजाब और हरियाणा में जो राइस पैडी की जो खेती बाड़ी होती है, तो उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं यूपी और बिहार के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके पास ये स्किल हैं, कैसे इसकी खेती की जाती है, ये जो एक स्किल है वो उनके पास है, माइग्रेंट वर्कर्स के पास। तो इस टाइम पर तो मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, एमजी नरेगा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो सैलरी और काम मिलेगा वो सब्सटीट्यूट इसका नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी, गलत बात बिल्कुल नहीं है ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान और एमजी नरेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी का सब्सटीट्यूट ये नहीं है। अब बात करते हैं न्यूज़ आइटम्स के बारे में। तो 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि योगा जो है वो पूरी दुनिया जब सेलिब्रेट करती है तो ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे का, वासुदेव कुटुंबकम का एक एग्जाम्पल है। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है, उसको और ज़्यादा बूस्टअप करता है योगा। तो जो भी लोग आप योगा जानते हैं तो योगा ज़रूर कीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन और अनुलोम विलोम और ये कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें, वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट थिंग, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे इसके बहुत ही काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिले। राइट। तो ये कुछ है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। इसी के साथ एक कंपटीशन भी चल रही है, राइट, टू प्रमोट योगा। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट चल रहा है, और इस साल की थीम जो है वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। फिर ये इन्फोग्राफिक मुझे मिला द हिंदू न्यूज़पेपर में। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, और ये केसेस जो हैं जो देखने को मिले हैं ये कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी 86% जितनी महिलाएं जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है तो केसेस फाइल नहीं करती। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पितृसत्तात्मक सोच हैं, जो इकोनॉमिकल डिपेंडेंस है महिलाओं का, तो ये भी एक रीज़न है। फिर समाज का बदलाव है कि भाई समाज ये कहता है कि एक बार आपने बेटी को शादी हो गई, वो चली गई, तब उनका वो नया घर होता है। ऑफ कोर्स वो उनका अब से घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ वहाँ पर उनको मार डालने की कोशिश होती है तो भी अपने जो पेरेंट्स हैं वो वापस लड़की को नहीं बुलाएंगे। तो शायद यही एक सोच है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोचिए, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको भी पता होगा, राइट। ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। ये जो विमेन एम्पावरमेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे का एक टॉपिक ये बहुत ही कॉमन है, और इसके ऊपर पूछा बार बार, क्योंकि एक ऑनगोइंग इश्यू है। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि एक बार हो गया और ख़त्म हो गया। दिस इज़ एन ऑनगोइंग थिंग। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है मध्य प्रदेश में। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये जो गुना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने एक ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन लॉन्च किया है एनसीईआरटी के द्वारा। ये कंपटीशन जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और ख़ास करके बच्चों में अवेयरनेस हो योगा की, तो यही इसका मेन लक्ष्य है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक मीटिंग की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ, और इसके साथ साथ 3 सर्विसेज के चीफ भी इसमें मौजूद थे। और ये एक चीज़ और बताई है उन्होंने कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनको एक फ्री हैंड दिया गया है, उनको जो भी ठीक लगे, जैसा भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट जो है वो पॉलिटिकल रुकावट नहीं होगी। जम्मू एंड कश्मीर में 4 टेररिस्ट को हंट डाउन किया गया है, और कल सोलार इक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण जिसको हम कहते हैं वो हुआ, और इस सदी का ये सबसे बड़ा ग्रहण था।
और रेयर एक चीज़ जो रिंग ऑफ फायर कहते हैं कि जो सूरज है वो एक हमें रिंग की तरह देखने को मिला, तो ये हुआ था। तो ये होता क्यों है, इसके पीछे जियोग्राफी है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, राइट। सिक्स्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज़ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सोलार एक्लिप्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, और 11th-12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिक से शुरुआत कीजिएगा, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से ही आप वेदर सिस्टम, सीज़न को समझ पाएंगे, टाइम को समझ पाएंगे, तो और यही सारी चीज़ें जो हैं फिर इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कि सीज़न के साथ जुड़ी हुई होती हैं फसलें एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, एनीवे डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़, हाँ, सैटरडे को वीडियो मैं डिलीवर नहीं कर पाया था, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग, लेकिन आज वो वीडियो जो है वो मैं डिलीवर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। पीपीटी और सारी चीज़ें रेडी हैं, आई जस्ट हैव टू रिकॉर्ड, तो जल्दी वो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।